दोस्तों, मैनेजमेंट की अगली क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? निर्णय की प्रक्रिया। निर्णय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम फर्स्ट प्लानिंग पढ़ लिया था हमने, फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट का, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। सेकंड हमने लिया था डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग में हम पढ़ रहे हैं निर्णय की प्रक्रिया। निर्णय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट होता है डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना। समस्या को पहचानना, समस्या को परिभाषित करना। डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। सबसे पहला आपके हिंदी में होता है समस्या की पहचान। समस्या की पहचान, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान। प्रबंधक के पास सबसे पहला कार्य यह होता है कि वो समस्या क्या है, समस्या उत्पन्न कैसे हुई, व्हाट इज आवर प्रॉब्लम एंड हाउ इट क्रिएट। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई। सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करनी होती है। और प्रबंधक के पास फर्स्ट टास्क होता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई है, व्हाट इज आवर प्रॉब्लम एंड हाउ इट इज क्रिएटेड। हमारी समस्या क्या है और ये समस्या उत्पन्न कैसे हुई है, तथा इस समस्या के समाधान के लिए समस्या को सही रूप में उसका समझना अत्यंत जरूरी होता है। एक प्रबंधक को समस्या का सही रूप से समाधान करने के लिए समस्या को अत्यंत उचित रूप से समझना जरूरी होता है। आया समझ में? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना था हमारे पास हमारी प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज आवर प्रॉब्लम एंड हाउ कैन इट क्रिएट। हमारी समस्या क्या है, ये क्रिएट कैसे हुई है, ये बनी कैसे है, समस्या क्या है, ये बनी कैसे है। उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले समस्या को पहचान करना। हमारे प्रबंधक के सामने सबसे पहला टास्क, जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट टास्क होता है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज आवर प्रॉब्लम एंड हाउ इट बी क्रिएटेड। ये कैसे उत्पन्न हुई है, ये कैसे बनी है, उसको जान लेने के बाद में उसकी अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी होता है। उसको अंडरस्टैंड कर लेने के बाद समस्या को उचित रूप से समझना जरूरी होता है। समस्या को समझ लेने से, समस्या की पहचान कर लेने से, समस्या को समझ लेने से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। समस्या को पहचान कर लेना जरूरी होता है। सबसे पहले हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, किसके पास जाते हो, एग्जाम्पल देख लो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करता है, डॉक्टर परीक्षण करता है। डॉक्टर क्या करता है, एग्जामिन करता है, परीक्षण करता है। किसका, पेशेंट का। डॉक्टर पेशेंट का एग्जामिन करेगा, नस दबा के देखेगा, या अलग अलग टाइप से उसको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन कर लेने के बाद में, परीक्षण कर लेने के बाद में, एग्जामिन कर लेने के बाद, परीक्षण कर लेने के बाद में उसको दवाई लिख के देगा। दवाई लिख कर देने से डॉक्टर की लायबिलिटी एंड नहीं होती। जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाए तब तक डॉक्टर की लायबिलिटी रहती है। वैसे ही प्रॉब्लम को पहचान कर लेने के बाद में, उसको आइडेंटिफाई कर लेने के बाद में, उसको अंडरस्टैंड कर लेने के बाद में, जब तक प्रॉब्लम का एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक हमारा काम एंड नहीं हो जाता। ये आया आपके पास फर्स्ट पॉइंट था। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट था, समस्या को पहचान करना, डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग में। तो सेकंड पॉइंट है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, समस्या का विश्लेषण करना। सेकंड पॉइंट है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, समस्या का विश्लेषण करना।
प्रबंधक का समस्या को सही रूप से पहचान लेने के बाद में प्रबंधक क्या करेगा, एक मैनेजर प्रबंधक क्या करेगा, प्रॉब्लम को पहचान लेने के बाद मैनेजर क्या करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद में फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बिजनेस के वेरियस एनवायरमेंट, व्यवसाय के विभिन्न वातावरण, संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्या करता है, सूचना एकत्रित करता है। समस्या को पहचान लेने के बाद में, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने और उनको एनालिसिस करने का काम करता है। एनालिसिस, प्रॉब्लम का एनालिसिस करते समय हमें पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, मैनेजर आइडेंटिफाई कर लेने के बाद में प्रॉब्लम के इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको एनालिसिस करता है, उनका विश्लेषण करता है। संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण से प्रबंधक सूचना एकत्रित करके उन सूचनाओं के आधार पर उन सूचनाओं का विश्लेषण करके समस्या का विश्लेषण करने का कार्य प्रबंधक करता है। समस्या का विश्लेषण करते समय, प्रॉब्लम को एनालाइज करते समय हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका डिसीजन आधारभूत है या नैतिक प्रकृति का है, अन्य कार्यों का निर्णय पर प्रभाव, फ्यूचरिस्टिक भविष्यबद्धता, समयबद्धता, समय अवधि जिसे पीरियोडिसिटी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक फैक्टर। सीधी सी बात है, एक बार प्रॉब्लम को समझ लेने के बाद में उसको एनालिसिस करते समय हमें इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो आपने जो डिसीजन ले रहे हो, जो निर्णय है, लिया जाने वाला जो डिसीजन है, जो निर्णय है आपका, वो निर्णय नैतिक प्रकृति का है। वो निर्णय कैसा, नैतिक प्रकृति का है या रूटीन वे का है? देखो, रूटीन वे का है, नैतिक प्रकृति का है या नहीं है, या पहले निर्णय की प्रकृति को ध्यान में रखेंगे। नेचर ऑफ डिसीजन, आपको लेते समय, समस्या को विश्लेषण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ डिसीजन, निर्णय की प्रकृति। निर्णय की प्रकृति कैसी है? निर्णय की प्रकृति, नेचर ऑफ डिसीजन कैसा है? ये डेली रूटीन का डिसीजन है, फॉर्मल डिसीजन है, किस टाइप का डिसीजन है? सेकंड, आप ध्यान रखोगे भविष्यबद्धता, निर्णय की भविष्यबद्धता, फ्यूचरिस्टिक। तीसरा होता है पीरियोडोसिटी, समयबद्धता, निर्णय की समयबद्धता, पीरियोडोसिटी, समयबद्धता, निर्णय की समयबद्धता। सबसे पहले निर्णय की प्रकृति, निर्णय की भविष्यबद्धता, निर्णय की पीरियोडोसिटी, जिसे कहते हैं समयबद्धता, निर्णय की पीरियोडोसिटी जिसको बोलते हैं समयबद्धता। इसके बाद में आपको समझ में आएगा इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द डिसीजन, नहीं, इसके बाद में आता है डेवलपिंग ऑफ अल्टरनेटिव। जो हमने समस्या का विश्लेषण कर लेने के बाद उस समस्या को, देखो, डेवलपिंग अल्टरनेटिव, विकल्पों का विकास करना। सीधी सी बात है, डेवलपिंग अल्टरनेटिव, विकल्पों का विकास करना। समस्या को समझ लेने और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेने, उसको एनालिसिस कर लेने के बाद में हमारे पास जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है,
इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद में, इसको समझ लेने के बाद में, एनालाइज कर लेने के बाद में हमारे पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरियस अल्टरनेट होते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उन ऑप्शंस को डेवलप करने का काम, उन ऑप्शन को सर्च करने का काम, उन विकल्पों को सर्च करने का काम, उन ऑप्शन को सर्च करने का काम, उनको डेवलप करने का काम किया जाता है। हमारी प्रॉब्लम को समझ लेने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव विकल्प ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम उन सारे के सारे ऑप्शन को वातावरण का एनालिसिस करते हुए, एनवायरमेंट का एनालिसिस करते हुए, विश्लेषण करते हुए उन ऑप्शन को खोजते हैं, उनको डेवलप करते हैं। इन ऑप्शन को डेवलप कर लेने के बाद में हमारा अगला पॉइंट होता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, विकल्पों का मूल्यांकन करना। जो वेरियस ऑप्शन हमने अलग अलग वे से जो सिलेक्ट किए जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन की आपस में हम तुलना करते हैं। ये जो तुलना होती है, इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन का जो बेस होता है, हम वेरियस ऑप्शन का आपस में तुलना करते हैं। जो ऑप्शन की हम आपस में जब तुलना करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने का बेस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, किसी ऑप्शन में ज्यादा होगी, किसी ऑप्शन में कम होगी। प्रॉफिटेबिलिटी, हमें कौन सा ऑप्शन प्रॉफिट करने की, किस ऑप्शन की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, किसी की प्रॉफिट अर्न करने की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, कैपेसिटी कम होगी। प्रॉफिटेबिलिटी का मीनिंग होता है कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट। किसी की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो किसी की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी कम होगी। अचीविंग गोल और इजी टू अंडरस्टैंड, और रिस्क, उस ऑप्शन में रिस्क किस ऑप्शन में ज्यादा है, किसके अंदर कम है, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी कम आ रही है, जो प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, जो आपको जल्दी से जल्दी गोल अचीव करवाना है। ये सब चीजें जिसके अंदर होगी, इस बेस के आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। और जिसके अंदर सब चीजें कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होगा, जो कम कॉस्ट पे हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसमें रिस्क कम होगी, उस अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्टिंग ऑफ द अल्टरनेटिव, कौन सा अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे, जिसकी कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, हम जल्दी से जल्दी हमारे गोल, हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाएंगे, उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। हमने बेस्ट अल्टरनेटिव, वेरियस अल्टरनेटिव का आपस में इवैल्यूएशन करके बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन कर लेते हैं। उस सिलेक्शन के बाद में उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट का अर्थ होता है निर्णय को लागू करना, निर्णय का क्रियान्वयन करना। क्या करना, निर्णय का क्रियान्वयन करना, निर्णय का क्रियान्वयन, निर्णय का क्रियान्वयन करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, डिसीजन का अर्थ होता है निर्णय का क्रियान्वयन करना। निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने जो अल्टरनेटिव सिलेक्ट किए हैं, उन अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने, बेस्ट अल्टरनेटिव को जिसको सिलेक्ट किया है उसको एप्लीकेबल करने के लिए सबसे पहले हम लॉ लेवल, कहाँ पे, लॉ लेवल पर निम्न स्तर के प्रबंधकों से सजेशंस लेंगे। क्या लेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। मिडिल लेवल से हम क्या लेंगे, सुझाव लेंगे। उनका क्या करेंगे, डिसीजन में भागीदारी देंगे। उनको भी क्या, उनसे सुझाव लेंगे। ये निर्णय को क्रियान्वयन करने से पहले उनका सुझाव लेंगे, उनको निर्णय में भागीदारी देंगे और उनको इस निर्णय के बारे में स्पष्ट जानकारी, क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में निर्णय का क्रियान्वयन करेंगे। क्रियान्वयन करने पर प्रबंधक के तीनों स्तर पर उस निर्णय का अकॉर्डिंग कार्य होगा। उसके बाद आता है फॉलो अप।
हमने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन ने कितना वर्क किया है और कितना वर्क नहीं किया है। इसका अर्थ होता है अनुवर्तन, हिंदी में बोलते इसको अनुवर्तन, फॉलो अप, अनुवर्तन। जो हमने निर्णय लिया है वो निर्णय कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके बारे में फॉलो अप बताने का काम करता है। डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप या अनुवर्तन कहते हैं। जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन कितना काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो कैसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है तो क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं। ये आता है आपके पास प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होती है डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम। समस्या को परिभाषित कर लो, परिभाषित करने के बाद में आप उस समस्या का विश्लेषण कर लो, एनालाइजिंग, फिर डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, समस्या को हल करने से संबंधित विभिन्न विकल्पों को विकास करो, विकास करने के बाद इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव विकल्पों का मूल्यांकन करो, उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्शन करो, फिर इंप्लीमेंट कर लो और फॉलो अप कर लो। ये था आपके पास निर्णय की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया। इतना कर लेने के बाद में हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन और अदर्स। और 12th बोर्ड वालों के लिए सीबीएसई के जिनका बीएससी का एग्जाम होना बाकी है उनके लिए 34 आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस की एक मैं श्रृंखला लेके आ रहा हूं, जो 12th बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ही नहीं आपकी जूनियर अकाउंटेंट में भी काम आने वाली है। और जो क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। 34 में से 34 क्वेश्चन, मतलब 34 में से 34 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप अटेंड कर सकते हो। ऐसे में एक श्रृंखला लेके आ रहा हूं आपके पास क्वेश्चंस की, जिसमें से जिनको पढ़ लेने के बाद आपके 34 में से 34 क्वेश्चन राइट होने वाले हैं। तो आप उस क्लास का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपके बीच में ये क्लास आने वाली है। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर।